डायबिटीज के मरीजों के लिए कोरोना वायरस ज्यादा घातक। शुगर पेशेंट के शरीर में प्रवेश के बाद तेजी से संक्रमण फैलाता है कोरोना वायरस। शुगर पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कमजोर। कोरोना होने के बाद शुगर पेशेंट की स्थिति हो जाती है नाजुक, रिकवरी स्लो होती है। शुगर कंट्रोल रखी जाए तो कोरोना से होने वाली मौतें 10 गुना कम हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को कोविड का खतरा सबसे ज्यादा। क्या कोविड-19 की वजह से मरीजों को हो रही है डायबिटीज? नई रिसर्च कई केसेस में पहले नहीं थी डायबिटीज, लेकिन कोविड-19 के बाद हो गई। ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया की वजह से होती है डायबिटीज की बीमारी। शुगर पेशेंट ध्यान दें। नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आज कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं। कोरोना अलग अलग बीमारी पर अलग अलग तरह से असर डाल रहा है। वैसे क्या शुगर पेशेंट के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा घातक है? और वैसे कोरोना से शुगर पेशेंट को कौन से खतरे ज्यादा है? कोरोना में कौन सी सावधानी शुगर पेशेंट रखे, इसी पर हमारी चर्चा है। आइए शुरू करते हैं अपनी डिबेट। शुगर पेशेंट ध्यान दें। और इसी तो क्या शुगर पेशेंट को कोरोना ज्यादा परेशान करता है या जिनको शुगर है उनकी तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल आम लोगों के मन में हैं और लगातार डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं। और इसके साथ ही साथ वो ये भी समझना और जानना चाहते हैं, जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं, कि जब वो पोस्ट कोविड कोरोना से गुजर जाएं, उसके बाद क्या वो टीकाकरण में हिस्सा ले, वैक्सीनेशन के लिए जाए, क्योंकि शुगर पेशेंट के साथ बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जुड़े हुए हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ दो पैनलिस्ट इस समय बतौर एक्सपर्ट जुड़ गए। डॉक्टर निमिषा जैन कंसल्टेंट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और डॉक्टर अनिल नायर प्रिंसिपल सीएमओ जयपुर। इस समय हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले डॉक्टर निमिषा, मैं आपके पास आता हूं। चूंकि ये मुद्दा ऐसा है, आजकल शुगर जो है वो हर घर में एक आम बात है। हर कोई शुगर पेशेंट है और इसकी दवाइयां ले रहा है। ऊपर से कोड में खाज, यानी कि कोरोना भी जो है वो लगातार हर घर के अंदर जो है वो लोगों को शिकार बना रहा है। ज्यादातर शुगर पेशेंट भी अब इसके शिकार बन चुके हैं। उनका सवाल ये है डॉक्टर निमिषा कि क्या शुगर पेशेंट कोरोना के बाद क्या करें, क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखें ताकि वो कोरोना से रिकवर होने के बाद में शुगर से परेशान ना हो? बिल्कुल सर, आपके सवाल से पहले एक स्टेप पहले चलते हैं। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो स्पेशली इस लॉकडाउन में क्या है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज सब कुछ बंद हो गई है। प्लस घर में अलग अलग तरह के पकवान मिल रहे हैं और किसी ने लैब टेस्ट पिछले 1 साल में 6 महीने में जरूरी नहीं समझा करवाने के लिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ है, पिछले 6 महीने या 1 साल में जो डायबिटीज पेशेंट है उनकी डायबिटीज ऑलरेडी बहुत अनकंट्रोल्ड रही है। कई बार ध्यान नहीं दिया गया या ग्लूकोमीटर से फ्रीक्वेंटली घर पे देखा नहीं गया। तो इस चक्कर में ज्यादातर मरीज जो कोविड वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, हम तो कहते हैं कि कोविड के इलाज में जो स्टेरॉइड्स यूज होती है उसके बाद डायबिटीज बढ़ जाती है, जो एक सत्य है। पर क्या हो रहा है कि ज्यादातर पेशेंट्स जो डायबिटीज वाले कोविड से ग्रसित होकर अस्पताल आ रहे हैं, उनकी ऑलरेडी जो हम एवरेज शुगर बोलते हैं या HbA1c हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, जो कि एक अडल्ट में 7 से 7.5% से कम रहनी चाहिए। ज्यादातर मरीजों में देखा जा रहा है जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो ऑलरेडी 8% या 10% या फॉर दैट मैटर 12 या 14% से ऊपर भी मिल रही है, जिसकी वजह से अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और अगर आपको कोविड ने पकड़ लिया है तो आपके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा आने लगती है और स्टीरॉइड्स मिलने के बाद आपकी शुगर और ज्यादा बढ़ने लगती है। अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसका नुकसान है कि हमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस
हॉस्पिटल में बहुत सारे सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी आप पकड़ सकते हैं। तो इसकी वजह से उनकी रिकवरी रेट बहुत स्लो है। एंड उसके बाद डिस्चार्ज पे भी कुछ पेशेंट स्टीरॉइड्स पे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये ना माने कि हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद उनका इंसुलिन या डायबिटीज की दवाइयों से छुटकारा मिल गया है। आप स्टीरॉइड्स पे डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आपको वो दवाइयां घर में उसी मुताबिक और वही खान पान का परहेज कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। और घर पे भी आइसोलेशन बना के रखें। आप दूसरों को इन्फेक्शन देने के साथ साथ ये भी डरे कि आप दूसरों से नए तरह के इन्फेक्शन ना ले लें, क्योंकि आपकी शुगर वैल्यूज ऑलरेडी थोड़ी ज्यादा स्तर पे चल रही हैं, प्लस आप साथ में स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो आपकी जो इन्फेक्शन से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी है बॉडी की, वो ऑलरेडी बहुत लो लेवल पे है। तो इसीलिए हम ये सारे जो आइसोलेशन के, सोशल आइसोलेशन के सारे फैक्टर्स जो हम बोलते हैं प्री कोरोना भी, कोविड होने के बाद भी, घर जाने के बाद भी वो सारी चीजें हमें फॉलो करनी है, क्योंकि अभी भी आप सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है। आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा रहेंगे और वही खान पान का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत अभी जैसे ये बहुत चर्चा में है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन और ये सारा, और इस सबको पढ़ के बहुत हम डरे हुए हैं, हमारे सारे जो मरीज हैं बहुत डरे हुए हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि वो ब्लैक फंगस आपको तभी पहुंचेगी जब आपकी शुगर्स बहुत अनकंट्रोल रहेंगी। अगर आप अपनी शुगर बहुत कंट्रोल में रखेंगे तो इस मात्रा में वो फैलेगी ही नहीं, क्योंकि हम बहुत केसेस देख रहे हैं, गुजरात से रिपोर्ट्स आ रही है, महाराष्ट्र से रिपोर्ट्स आ रही है कि कोविड पेशेंट रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हो गए, किसी की नजर चली गई, किसी का सर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई क्लॉट्स हो गए, ये सब। पर वो ब्लैक फंगस, जिसे हम अपनी भाषा म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो तभी आपको ज्यादा अटैक करती है जब आपकी शुगर्स बहुत ज्यादा हाई रही हो, या फिर आप बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रहे हो, लंबे समय तक आप ऑक्सीजन पे रहे हो, और साथ में आपकी शुगर बहुत अनकंट्रोल रही हो। दूसरी बात है कि ये जो ब्लैक फंगस है या म्यूकोरमाइकोसिस है, ज्यादातर एयरबॉर्न है, या मतलब सॉइल में ये ज्यादा होती है। तो ऐसे नहीं कि जाने के बाद अपन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना शुरू कर दिया या गार्डन शुरू कर दिया और बिना मास्क लगाए या बिना ग्लव्स पहने, वो सारे एहतियात बिना बरते अगर अपन ने ये सब चीजें शुरू कर दिया तो ये सब चीजें बहुत जल्दी रेट में बढ़ती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर अपन सारे प्रिकॉशंस जो प्री कोरोना फॉलो कर रहे हैं, कोरोना के बाद भी सेम प्रिकॉशंस फॉलो करते रहे, तो आपकी इन्फेक्शन की रेट एक नॉर्मल आदमी के जैसे ही होगी। डेफिनेटली जो फैक्टर्स हैं, स्टीरॉइड का यूज और शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से आपकी थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है, बट इसी को मद्देनजर रखते हुए अपन को प्रिकॉशंस रिकवर किया जा सकता है। जी जी। डॉक्टर अनिल नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल, जैसा कि निमिषा जी बता रही थी कि एक आम स्वस्थ आदमी को अगर कोरोना होता है, उसे इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तो एक शुगर पेशेंट के लिए तो ये दुधारी तलवार पर चलने जैसा हो जाता है, क्योंकि वो पहले से बीमार है, उसकी रिकवरी रेट पहले से ही स्लो है, उसकी इम्यूनिटी पहले से स्लो है, और अब वो कोरोना से गुजर रहा है, ऊपर से ब्लैक फंगस का डर। और ये बात बिल्कुल ठीक कही निमिषा जी ने कि बहुत सारे साइड इफेक्ट पोस्ट कोविड में हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अनिल नायर, जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, पूरी तरीके से काबू नहीं पा लिया जाता कोरोना के ऊपर, जो कि बहुत दूर की कोड़ी नजर आ रहा है, तब तक क्या करे शुगर पेशेंट? शुगर पेशेंट्स को जिस तरीके से डॉक्टर निमिषा ने बताया, उन सबको अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखना है। यूजुअली भारत में बहुत ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है, यंग डायबिटीज भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में यंग डायबिटिक पेशेंट भी बहुत ज्यादा हो गए, और उन लोगों का इस समय जो सेकेंड वेव चल रही है, उस सेकेंड वेव में यंग पेशेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उन लोगों को विशेषकर ध्यान रखने की बात है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दे शुड हैव ग्लूकोमीटर अपने पास होना चाहिए। एवरीडे नहीं तो वीक में एटलीस्ट 3 बार अपना ब्लड शुगर जरूर टेस्ट करें। कोविड पेशेंट्स में जैसा मैम ने बोला, स्टेरॉइड्स अपन देते हैं, स्टेरॉइड देने से ब्लड शुगर उनका और ज्यादा हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, रेगुलर अपना ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लो फैटी डाइट जिसमें ऑयली चीजें हैं, तेल की बनी हुई चीजें हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, जितने ज्यादा वसा और शुगर से युक्त जितनी भी चीजें हैं, मिठाई का सेवन बिल्कुल ना करें। इन सब चीजों का पैरेलल आपकी दवाओं के साथ साथ इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन जनरल मैं कहना चाहूंगा, जो लोग कोविड ग्रसित हुए हैं या जो लोग नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट हैं और घर में लॉकडाउन की वजह से घर में रह रहे हैं,
उन लोगों को डिवाइडेड डोजेस में, डिवाइडेड मतलब 3 से 4, 4 से 5 बार खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना खाने से आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं होता है, खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि अपन एक कमरे में सीमित है, घर में सीमित है, बाहर वॉक पे नहीं जा रहे हैं, बाहर की एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, आपकी आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप जो खाना खाते हैं वो पचने में उसको तकलीफ होती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बार बार खाना खाना अत्यंत आवश्यक है। उससे आपकी शुगर 50 से लेवल से बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। और आप बार बार आप पानी पिए, खूब सारा तरल पदार्थ रहे, जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, वेजिटेबल्स है, सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। उन चीजों के सेवन करने से भी आपका शुगर कंट्रोल में होगा। इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, जहां पर भी आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर जाकर के डायबिटिक पेशेंट को जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जो लोग कोविड ग्रसित हुए हैं, जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट जिनको कोविड हुआ है, वो कोविड नेगेटिव होने के 45 दिन के बाद अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा ले, जिससे एटलीस्ट उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से आप में विकसित हो। जी डॉक्टर निमिषा, अभी आपने बताया, हालांकि ये शुगर पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, चूंकि पोस्ट कोविड में बहुत सारे साइड इफेक्ट नजर आते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है विजन का जाना। बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग स्टेट से इस तरह की खबरें सामने आई कि लोगों ने अपना स्टेट जो है वो लॉस, अपना विजन लॉस कर दिया। इसको बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो रिकवर कर चुका है, ठीक हो चुका है, उसके बाद में वैक्सीनेशन में लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, कैसे बचाया जाए ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ठीक होने के बाद में, जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे विजन का लॉस होना, शुगर पेशेंट में ज़्यादा है ये। बात कर रहे थे इमीडिएटली विजन लॉस जो शुगर पेशेंट्स में हो रहा है, वो वही कारण है म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन। तो इसके अगर अर्ली साइंस हम पकड़ लें तो इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं, जैसे कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जैसे हमने बोला हवा के साथ अंदर जाता है, तो हवा के साथ अंदर जाता है तो हमारी नाक के थ्रू अंदर जाता है, तो हमारे साइनस और हमारी सांसों की नली, इन पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करता है। जी तो साइनसाइटिस जिसे हम कहते हैं, जैसे कोविड के बाद भी काफी लोगों को साइनसाइटिस हो जाता है, तो एक आम साइनसाइटिस वर्सेस म्यूकोरमाइकोसिस के साइनसाइटिस में क्या ज्यादा फर्क है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा आपके ये डेंजर एरिया हम जो बोलते हैं आंखों के पास, नाक के पास, ये डेंजर एरिया कहा जाता है। तो साइनस के पास या तो चीक के पास आपको बहुत ज्यादा दर्द हो, बहुत असहनीय दर्द हो, सर में काफी दर्द हो, धुंधला या दो दिखाई दे, या फिर आपकी चीक, नाक और ये वाली स्किन एकदम एनेस्थेटाइज हो जाए, मतलब एकदम सुन पड़ जाए, आपको यहाँ पे कुछ महसूस ना हो, एकदम सूनापन हो जाए, तो ये अर्ली साइंस हैं जिन्हें देखते हुए आपको तुरंत परामर्श लेना चाहिए कि कहीं आप म्यूकोरमाइकोसिस से ग्रसित तो नहीं हो गए। विजन लॉस जो है बहुत रैपिडली, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है बहुत रैपिडली बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं, आप ऑलरेडी एक इन्फेक्शन से बाहर आए हैं, ऑलरेडी आपकी शुगर की वजह से आप थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और स्टीरॉइड्स की वजह से आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, तो इसीलिए इन्फेक्शन बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देगा और बहुत स्पीड से ही आगे बढ़ जाएगा। तो ये अगर छोटे छोटे मामूली साइंस अगर पेशेंट्स पकड़ लें तो ये इतनी स्पीड से हम रोक सकते हैं, उसे वहीं पे रोक सकते हैं और हमारा विजन लॉस जो है उससे बच सकता है। दूसरा कारण है इस टाइम पे तो नहीं, बट हाँ डायबिटिक पेशेंट अगर बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से भी विजन लॉस हो जाता है, क्योंकि उनकी पर्दे पे दिक्कत आती है। बट अभी जो अक्यूट विजन लॉस जो मरीज रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत अलग अलग स्टेट से रिपोर्ट आ रही है, उसका मेजर कारण म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है। दूसरा, ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब ये फंगस इन्फेक्ट करता है तो स्किन डेड हो जाती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे काले पैचेस अगर आपको दिखने लगे, जैसे कि नाक के आसपास काले पैचेस या चीक पे या आंखों के आसपास, तो ये भी एक अर्ली साइन है कि इस फंगस ने इन्वेड करके आपका नेक्रोसिस शुरू कर दिया है। तो ऐसा कुछ भी मामला हो, नाक के आसपास दर्द, आंखों में दर्द, आंखों में धुंधलापन, आंखों से दो दिखाई देना, चीक के आसपास एकदम सूनापन हो जाना, बहुत ज्यादा चीक में या सर में दर्द होना, मुंह से खून की उल्टी, खांसी लेते समय खून आना, या फिर नाक से खून आना, या नाक से कुछ काला काला डिस्चार्ज होना, या नाक हमेशा बंद रहना, ये सारे अर्ली लक्षण अगर पकड़ लिए जाएं तो शायद हम उसका अंधेपन तक जाने से रोक सकते हैं इस इन्फेक्शन को। हमारे साथ लगातार डॉक्टर
निमिषा अब बनी हुई हैं। और डॉक्टर साहब, दूसरा अनिल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो आपका इम्यून पावर जो है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप इस रोग से लड़ जाएंगे। लेकिन शुगर पेशेंट क्या करे कि इस दौरान, खास करके जब कोविड काल चल रहा है, तो वो अपनी इम्यून पावर को बढ़ाए ताकि अपनी शुगर को भी कंट्रोल में रख पाए, और अगर वो कोरोना पेशेंट बन जाता है तो कोरोना के साथ भी लड़ाई लड़ पाए। यानी वो अपने इम्यून पावर को कैसे डेवलप करे? इम्यूनिटी, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए लो फैटी डाइट लेना है, अच्छे से आपको खाना खाना है, बार बार 4-4, 5-5 बार खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, ग्रस्त भोजन नहीं करें, तेल और वसा युक्त खाना बिल्कुल नहीं खाना है, एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी है। आपको 35 से 30 से लेकर के 45 मिनट या 40 मिनट रेगुलर अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि लॉकडाउन है, आप बाहर आप बिल्कुल जा नहीं सकते थे। आप अपने कमरे के अंदर बैठ करके जितनी भी आपके जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज है वो करिए, सिर से लेकर के पैर तक की जितनी एक्सरसाइजेज जॉइंट्स की कसरत है वो करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम करिए, योगा करिए, अच्छे से म्यूजिक सुनिए और खूब सारा पानी पिए। पानी पीने से बहुत अच्छा ऑक्सीजनेशन होता है, आपकी बॉडी का हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन होने से आपकी बॉडी अलर्ट रहती है, एक्टिव रहती है। और जैसे ही आपके शरीर में पानी की कमी होती है, आप अपने आप को लो फील करते हैं तो आप में डलनेस आती है तो आपकी एक्टिविटी स्लगिश हो जाती है, आपका शुगर लेवल बढ़ता है। इसलिए अपने आप को तरोताजा रखें, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, वसा युक्त खाना अवॉइड करें, तेल की बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं रहें। लॉकडाउन में जो घर में अपने पकवान बनते हैं वो सारी चीजें यूट्यूब से बना करके देखते हैं, उन चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड करें। हल्का भोजन खाएं, रात के टाइम में आपको वसा युक्त या हैवी खाना नहीं खाएं, कम खाएं, थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, उन चीजों और प्लस एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और आप अपनी जितनी भी दवाइयां हैं उनको रेगुलर इंटरवल से रखें। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से कई बार देखा है मरीजों की दवाइयां खत्म हो जाती है। आपको अपने पास 1 महीने एक्स्ट्रा दवाइयां स्टॉक करके रखनी है, जिससे क्या होगा, आपको शुगर के पेशेंट को दवा रेगुलर लेनी है, लगातार नियमित अपने डोज में लेनी है, इसलिए उसकी दवा खत्म ना हो। दवाएं खत्म होती है, मरीज की शुगर हाई होती है, तो उसको फिर एक्यूट इमरजेंसी में अपन को लेना पड़ता है। कोविड ना हो उसके लिए रेगुलर मास्क, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। मास्क हमेशा लगा करके रखें, दूरी बना करके रखें, चाहे आप बुजुर्ग हैं चाहे आप जवान हैं। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा, कोविड से निवारण आपका तभी होगा जब आप रेगुलर मास्क यूज करेंगे। अब तो WHO की गाइडलाइन, ICMR के गाइडलाइन में डबल मास्क इनसाइड द हाउस भी यूज करने के लिए बताया गया। आप डबल मास्क यूज करिए। मास्क आप प्रॉपर, जैसे मैम ने भी बताया, प्रॉपर नाक और मुंह आपका अगर मास्क में कवर्ड रहेगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इम्यूनिटी अपने आप आपकी स्ट्रांग होने लगेगी। तरल पदार्थ का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, नियमित एक्सरसाइज आपको करनी है। डायबिटिक पेशेंट को कोरोना से अगर निजात पानी है तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज, अपना शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखेंगे और आपका सही ढंग से आपका इम्यूनिटी डेवलप होगी। क्या ये भी होता है डॉक्टर निमिषा जैन, जब एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव होता है तो जब 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन आपको आइसोलेशन में रहना है, 15 दिन आपकी दवाई चलेगी, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, तब जाकर पता चलेगा कि आप नेगेटिव हुए या नहीं, तो क्या जो डायबिटिक है उनको ज्यादा समय लगता है रिकवरी में, या उनको 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद के अंदर जाकर अपना टेस्ट करवाना चाहिए, या उनकी भी वही क्षमता है जो दूसरे मरीजों की है, वो भी उतने ही दिनों के अंदर जाकर अपना टेस्ट करवाएं जितने में आम मरीज करवाते हैं? गाइडलाइंस में से ये हटा दिया गया है कि दूसरे टेस्ट के बाद अगर आप नेगेटिव हो तो ही आप आइसोलेशन से बाहर आए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको 2 हफ्ते आइसोलेट होने के बाद आप टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि इस बार वाला जो म्यूटेंट है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है नेगेटिव होने में, प्लस डायबिटिक के अलावा, ठीक है, डेफिनेटली डायबिटीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनको टाइम लगता है नेगेटिव होने में। उसके अलावा जो मरीज को स्टीरॉइड्स मिल चुका है उनको भी नेगेटिव होने में टाइम लगता है। अगर आप डायबिटिक नहीं भी है तो भी लंबे समय स्टीरॉइड मिला है हॉस्पिटलाइजेशन में तो भी आपका नेगेटिव होने में टाइम लगता है। वायरस क्लियर होने में बॉडी में टाइम लगता है। तो ये जो बात है कि अपन को डिस्चार्ज होने के बाद आइसोलेट होके रहना है, डेफिनेटली ये आपके घर वालों के लिए भी काम करेगा, क्योंकि आप अपना संक्रमण उनको नहीं देंगे
और दूसरा, उनको होने वाले छोटे मोटे इन्फेक्शंस आप उनसे नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आप अपने इम्यूनिटी के लो लेवल पे हैं, तो कुछ भी छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके लिए भी खतरनाक रहेगा। बट हाँ, अभी जो गाइडलाइंस में से सेकेंड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही आपको आइसोलेशन से बाहर आना है, ऐसी चीज नहीं है। बट हाँ, नेगेटिव होने में जिन लोगों को स्टीरॉइड्स मिला है, जब पुअरली कंट्रोल डायबिटिक्स है, उनको ज्यादा टाइम लग रहा है। बट इन्फेक्टिविटी जो है वायरस की, वो अपने आप समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कई लोग 1.5 महीने 2 महीने पे भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो मतलब अभी शायद वो उतने इन्फेक्टिव नहीं है 2 महीने पे पॉजिटिव होने के बाद भी, या 40-45 दिन के बाद पॉजिटिव होने के बाद भी वो इतने इन्फेक्टिव नहीं है, वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला नहीं सकते। बट उनका क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, तो वो वायरस को क्लियर नहीं कर पा रहा है अपने सिस्टम से। जी, इसके अलावा डॉक्टर अनिल, जैसे कि पोस्ट कोविड के सिम्टम्स होते हैं, लगभग सभी में होते हैं और बहुत सारे लोग जूझते हैं। डॉक्टर निमिषा ने भी कहा कि विजन लॉस हो जाते हैं, ब्लैक फंगस और तमाम तरह के साइड इफेक्ट हैं। लेकिन जब एक डायबिटिक पेशेंट रिकवर करता है और पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर लौटता है और उसके बाद में तमाम प्रिकॉशंस लेता है, लेकिन जब साइड इफेक्ट उसके अंदर सिम्टम्स इस तरीके के नजर आते हैं, तो मेरा सवाल यह है डॉक्टर अनिल, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आम आदमी के जो सिम्टम्स होते हैं और एक डायबिटिक के पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं, ज्यादा नुकसानदेह होते हैं एक डायबिटिक के लिए? वो डॉक्टर अनिल नहीं, सेम तो नहीं होता। वो जैसा पहले हम लोगों ने अपन डिस्कस किया, उसकी इम्यूनिटी जब कम होती है तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस उस डायबिटिक वाले पेशेंट में ज्यादा होते हैं बजाय आम नागरिक के। लेकिन वो उसमें वीकनेस ज्यादा होती है, बॉडी पेन होता है, सिर में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। उसको हो सकता है पोस्ट कोविड न्यूमोनाइटिस रही हो, तो वो न्यूमोनिया की वजह से वो सांस लेने में उसको तकलीफ रही हो, वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो उसमें वीकनेस, उसी वजह से वीकनेस भी उसमें ज्यादा होती है। पोस्ट कोविड पेशेंट जो डायबिटिक हैं वो यूजुअली इन सिम्टम्स के साथ आते हैं, सर बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई, बहुत ज्यादा भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पैरों में सुन्नपन बहुत ज्यादा होता है। तो जो प्री कोविड उसके जो सिम्टम्स थे वो थोड़े से एग्रेवेट हो जाते हैं और वीकनेस भी उसको थोड़ी सी लॉन्ग टाइम तक रहती है। उन लोगों को केयरफुल रहते हुए अपने खान पान में अच्छे से नियंत्रण रख के और अच्छी चीजें खा करके और मल्टीविटामिन्स वगैरह थोड़े बहुत उनको सपोर्ट में दिए जाते हैं पोस्ट कोविड डिस्चार्ज पर, तो वो यूजुअली लेकर के और वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी रिकवरी थोड़ी सी फास्टर होती है, वो जल्दी उसमें आ जाते हैं, अपने स्ट्रीम में आ जाते हैं। जी डॉक्टर निमिषा, बहुत ध्यान से, बहुत दिलचस्पी के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान के व्यूअर इस टॉपिक पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप दोनों डॉक्टर्स को। डॉक्टर निमिषा, समय की कमी है, लेकिन जाते जाते आप क्या सजेशन, क्या सलाह देनी चाहेंगी उन डायबिटिक पेशेंट्स को, दोनों तरह के डायबिटिक पेशेंट्स को? एक जो कोरोना का शिकार नहीं बने हैं वो क्या करें, और जो कोरोना का शिकार बन चुके हैं वो कौन से डूज एंड डोंट्स को अपनाएं? इन दोनों लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, डॉक्टर निमिषा? सिर्फ डायबिटीज के बारे में बात करें, एक पॉइंट में अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूँ कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोमोबिडिटी उभर के आ रहा है। जो लोग डायबिटिक है और साथ में ओबीज हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत ज्यादा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जिनको अभी तक कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है, अगर आप ओबीज नहीं है तो कृपया करके उस ओबेसिटी की लाइन को पार मत कीजिए और आप ओबीज वाले रिस्क ग्रुप में आने मत आइए, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब कुछ खराब हो गया है। आप अपनी दवाइयां टाइम पे लीजिए, ग्लूकोमीटर से रीडिंग्स बराबर लीजिए, जैसा कि सर ने कहा था हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपको मिनिमम ग्लूकोमीटर से रीडिंग्स लेनी है। ग्लूकोमीटर से रीडिंग्स लेके वो विद इन कंट्रोल होनी चाहिए। तीसरी, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो तुरंत आप जिस भी डॉक्टर से अपनी दवाई ले रहे थे उनसे जाके फिजिकली कांटेक्ट ना करें तो एटलीस्ट टेली कंसल्टेशन करने की जरूर कोशिश करें। उसके अलावा घर में बैठे हुए एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन जी। एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत सही है कि सही समय सोना, मतलब नींद पूरी ली जाए, 8 घंटे बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात। बार बार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कोरोना काल के अंदर कि आमतौर पर जो नींद ली जाती है उसमें थोड़ा इजाफा किया जाए, ज्यादा ही नींद ली जाए, क्योंकि इससे हीलिंग में वक्त मिलता है और रिकवरी जो है बहुत जल्दी होती है। डॉक्टर
निमिषा और डॉक्टर अनिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उम्मीद है बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को और जो नॉन डायबिटिक हैं उनको इस चर्चा से जरूर कई सारी जानकारियां मिलेगी जिससे वो अपना ख्याल रख पाएंगे। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। नमस्कार।